नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन अहम खबरों की जो आपके लिए खास होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे आयोजित एक समारोह में शपथ दिलाएंगी। राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। तो दूसरी खबर में बात करेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की, जो भारत दौरे पर हैं। आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे और इस दौरान वो परिवार समेत श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करेंगे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस मौके पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो विदेशी मेहमान के आगमन की तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। तीसरी खबर में बात करेंगे नेपाल की, जहां चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल और जनरेशन जेड के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद तख्ता पलट हो गया है, जिसके बाद अब ये सवाल है कि आखिर नेपाल का अगला पीएम कौन होगा और किसके हाथ में नेपाल की कमान होगी। तो नेपाल में तख्ता पलट हुआ। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से नेपाल जल रहा है। जेंजी के गुस्से को डर से खुद ओली कहीं छिप गए हैं और अब नेपाल का क्या होगा, अभी तस्वीर साफ नहीं है। चौथी खबर में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां भारी बारिश से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ बारिश में अब तक 380 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 577 सड़कें अभी भी बंद है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और कई लोग अभी भी लापता हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी खबर के साथ। सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था। संसद के हालिया मॉनसून सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल बचा हुआ था। उनके इस्तीफे के कारण मध्यावधि चुनाव कराए गए। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद की यात्रा असाधारण नहीं रही है और इस सफर की शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव के बाद इसका विस्तार राष्ट्रीय फलक तक हुआ। तो संघ से सक्रिय राजनीति में आए सीपी राधाकृष्णन ने बीजेपी में संगठन में लंबे समय तक काम किया है। 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। तो सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण आज होना है 10 बजे। इस शपथ ग्रहण समारोह होगा राष्ट्रपति भवन में। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दृष्टि गुप्ता से। दृष्टि, क्या कुछ तैयारियां इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये 15वें उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन और ये उपराष्ट्रपति भवन में आज ये तैयारियां चल रही हैं। 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और देखिए ये शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही छोटा होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। और शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन जी यानी उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगी उपराष्ट्रपति पद की। और देखिए इस समारोह में पहले से ही कई राजनीतिक लोग मौजूद होंगे, क्योंकि देखिए हम आपको बता दें सीपी राधाकृष्णन चूँकि साउथ से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम लोग जो मौजूद होंगे उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री होंगे मोहन चरण मांझी, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया, साथ ही झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और ये सभी लोग मौजूद होंगे। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाएंगी सीपी राधाकृष्णन को और उसके बाद फिर टी ब्रेक होगा, एक हाई टी होगी और उसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन पहले से ही बहुत सटीक उम्मीदवार थे, लेकिन चूंकि विपक्ष ने जब अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था तो बहुत ही कांटे की टक्कर रही थी और 152 वोटों से सीपी राधाकृष्णन जीत गए थे। और उसके बाद ही ये तय माना जा रहा था कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ही बनेंगे, लेकिन चूंकि पहले बहुत कोशिश की गई विपक्ष को मनाने की, लेकिन विपक्ष ने जब अपना कैंडिडेट उतारा तो एक कांटे की टक्कर सामने आई। तो 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पे अब सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति
पद की शपथ लेंगे और अगले सेशन में अब हमको वो दिखाई देंगे। और जिस तरीके से कह सकते हैं कि सीपी राधाकृष्णन इसके पहले भी लोकसभा सांसद रह चुके हैं, साथ ही राज्यपाल रह चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस तरीके से उनका कार्यकाल कुशल राजनीतिज्ञ का है। और देखिए जिस पदवी पे अब वो आसीन हुए हैं, उपराष्ट्रपति पद पे, तो आपको लगता है और हम सबको ये उम्मीद है पूरी उनसे कि वो बहुत ही अच्छा काम करेंगे। जी बिल्कुल। और दृष्टि, क्या लगता है सीपी राधाकृष्णन के सामने अब कौन सी चुनौतियां रहने वाली है, क्योंकि हमने देखा मानसून सत्र किस तरह से हंगामेदार रहा और ऐसे में एक बड़ी भूमिका जिस तरह से हमने देखा कि उपराष्ट्रपति निभाते हैं, तो क्या लग रहा है चुनौतियां रहेंगी आने वाले सत्र में उनके लिए? देखिए इस समय अगर हमारे ये पास एक मजबूत सरकार है तो ऐसे में विपक्ष भी इस समय बहुत अधिक तरीके से कहते हैं कि मजबूती में दिखाई दे रहा है। जिस तरह राहुल गांधी इस समय दुनिया भर में जा करके वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसको देख के लगता है कि पिछला सेशन तो उन लोगों ने चलने नहीं दिया विपक्ष ने। लेकिन इस बार जब राज्यसभा में भी सामने मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे तो इस तरह की कई चुनौतियां आ सकती हैं सरकार के सामने। लेकिन चूंकि सीपी राधाकृष्णन का एक कुशल राजनीतिज्ञ रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि वो अच्छी तरीके से सबको संभालेंगे, सबको बोलने का मौका भी देंगे, जिससे कि विपक्ष भी शांत रहे और सरकार के मंत्रियों को भी बोलने का मौका मिले, विपक्ष को भी बोलने का मौका मिले, क्योंकि एक कुशल नेतृत्व जो होता है वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है। कुशल नेतृत्व जिस तरह का होता है उस तरीके से ही विपक्ष और सरकार दोनों काम करती हैं। अगर दोनों को बोलने का मौका मिलेगा, दोनों सेटिस्फाइड रहेंगे तो सदन बहुत अच्छे से चलेगा। और राज्यसभा में वैसे भी मैक्सिमम मनोनीत लोग होते हैं और इसके अलावा राज्यसभा में बहुत ही सीनियर लोग होते हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि सीपी राधाकृष्णन के पास भी उस तरीके की जो उपलब्धियां हैं वो हैं। और बिल्कुल दृष्टि, सीपी राधाकृष्णन के पास भी रहे हैं, तो ऐसे में वो संभाल पाएंगे। बिल्कुल वो खूबियां हैं और जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है, बहुत छोटी उम्र, 16 साल की उम्र से संघ से जुड़ गए और अनुशासन को लेकर हम कह सकते हैं, क्योंकि संघ का पहला नियम होता है अनुशासन, तो ऐसे में हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में वो भी इस भूमिका में एक तरह से खरे उतरते हुए नजर आएंगे और जिस उम्मीद के साथ, जिन उम्मीदों के साथ उन्हें इस पद पर काबिज किया गया है वो सब पूरी होती हुई भी दिखाई देंगी। जी बिल्कुल। देखिए जब वो उपराष्ट्रपति बन गए थे और वो 452 वोटों से जीते थे तो प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया था और लिखा था कि एक बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व हैं, कुशल राजनीतिज्ञ हैं और इसके साथ ही बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और जनता की सेवा से जुड़े रहने वाले हैं। और मैं भविष्य में उम्मीद करता हूं कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद को गरिमामयी तरीके से पूर्ण करेंगे, उनका भविष्य सुखद हो। तो ये लेकर के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ट्वीट किया था तब ये था कि अब 15वें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन शपथ लेंगे और ये अपना अच्छा काम करेंगे और राज्यसभा की पूरी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। बिल्कुल दृष्टि, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब से कुछ समय के बाद यानी 10 बजे ये समारोह होगा राष्ट्रपति भवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज अयोध्या की पावन धरती पर पहुंच रहे हैं। वो 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और इस दौरे को भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री सुबह 11:10 पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष विमान से पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। स्वागत समारोह में मॉरिशस की सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। तो हवाई अड्डे से वो सीधे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री रामगुलाम सुबह करीब 11:35 पर राम मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो भगवान रामलला और राम दरबार के दर्शन करेंगे। उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो उन्हें मंदिर परिसर और चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी देंगे। इस दौरान वो मंदिर की भव्यता और दिव्यता का अवलोकन भी करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत अयोध्या के स्थानीय उत्पादों का उपहार भेंट करने की भी योजना बनाई है। तो राम दरबार में हाजिरी लगाएंगे मॉरिशस के पीएम और उनकी अगवानी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या पहुंच रहे हैं मॉरिशस के पीएम और ऐसे में उनके स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो मॉरिशस के पीएम यहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में जिस तरह से
खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। मॉरिशस की संस्कृति के हिसाब से ही उनका स्वागत किया जाएगा, यानी कि एक अलग अंदाज आज स्वागत का दिखाई देगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ मॉरिशस सांस्कृतिक तरीके से स्वागत करेंगे। और ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे जो उन्हें मंदिर परिसर और निर्माण कार्यों की जानकारी देंगे। इस दौरान वो मंदिर की भव्यता और दिव्यता का अवलोकन भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संजीव आजाद जुड़ गए हैं। संजीव, क्या कार्यक्रम है मॉरिशस के पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से जब से प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना शुरू हुआ है, उसके बाद से लगातार देश विदेश के प्रतिनिधि और तमाम जो है लोग अयोध्या पहुंचे हैं। इसी कड़ी में अब मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो आज बनारस से होते हुए सीधे 11 बजे अयोध्या जो है, जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है, वहां 11 बजे पहुंचेंगे। और वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो मॉरिशस की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार उनका स्वागत करेंगे। और स्वागत के बाद फिर सीधे करीब जो 15 किलोमीटर का रोड यहाँ से दूरी है राम मंदिर की एयरपोर्ट से, वहां जाएंगे काफिला, वो उनका पहुंचेगा। फिर प्रभु रामलला का वो दर्शन करेंगे, जहाँ प्रभु बाल स्वरूप रामलला है वहां दर्शन करेंगे। उसके बाद राम दरबार का दर्शन करेंगे। इसके साथ ही साथ जो और प्रमुख मंदिर परिसर में बने हुए हैं उनका भी दर्शन पूजन करेंगे, शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। इसके साथ साथ जो मंदिर निर्माण की प्रगति है उसका जायजा लेंगे। और कुल मिला के ये पूरा करने के बाद करीब 1 बजे के आसपास फिर दोबारा अयोध्या धाम जो एयरपोर्ट है वहां से देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल। और संजीव, कहा यह भी जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे पारंपरिक अंदाज में, जिस तरह से मॉरिशस की संस्कृति है उसी तरह से यहाँ पर मॉरिशस के पीएम का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो क्या तैयारी उसके लिए और क्या अंदाज हमें आज देखने को मिलने जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाता है कि मॉरिशस की परंपरा लगभग जो अपनी भारत की परंपरा है उससे कहीं कहीं मिलती जुलती है, ठीक उसी तरह से जो यहाँ के जो पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। और कई जगह स्वागत के लिए मंच लगाए गए हैं, यहाँ पे पुष्प वर्षा की जाएगी। साथ साथ जो मॉरिशस के साथ जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार जो है, जब यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो सीएम योगी की मौजूदगी में उनका एयरपोर्ट से जो स्वागत का सिलसिला शुरू होगा वो जो है कई जगह स्वागत किया जाएगा, जिससे कि जब ये रास्ते से गुजरेंगे करीब जो 15 किलोमीटर का जो दायरा है यहाँ से एयरपोर्ट से राम मंदिर का, तो वहां पर जैसे कि एयरपोर्ट से जैसे ही निकलेंगे, जब हाईवे पे पहुंचेंगे उसके पहले एक मंच बनाया गया जहां पर जो कलाकार होंगे, जो यहाँ की जो संस्कृति है उससे मिलते जो कलाएं हैं उसको लेकर जो यहाँ पर कलाकार होंगे वो जो है नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये जब स्वागत होगा एयरपोर्ट से जैसे ही निकलेंगे वहां पर उनका भव्य स्वागत होगा। जैसे कहा जाता है कि रेड कारपेट मॉरिशस का एक परंपरा है, उसके अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे और फिर यहाँ से मंदिर परिसर में रवाना होंगे, वहाँ दर्शन पूजन करेंगे। फिर उनको जो है करीब 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट से विदा करेंगे। बिल्कुल संजीव, और क्या माना जा रहा है, क्या प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर जो आम दर्शनार्थी हैं उनके लिए कुछ समय के लिए दर्शन रोके जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से कहा, ये जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है उसके बाद लगातार वीवीआईपी का दौरा रहता है, वीआईपी आते रहते हैं, वीवीआईपी आते रहते हैं। इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने एक अलग व्यवस्था की है कि अगर इस तरह से अगर कोई वीवीआईपी आता है तो जो आम श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह से असुविधा ना हो, इसके लिए श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए अलग व्यवस्था की गई है और जो वीवीआईपी है उनके लिए अलग व्यवस्था की है। हालांकि जिस समय जो कुछ क्षण के लिए जब प्रधानमंत्री मॉरिशस के मंदिर में रहेंगे यानी कि राम दरबार में रहेंगे तो कुछ क्षण के लिए वो रोका जाएगा, लेकिन ये प्रयास जरूर किया जा रहा है कि जो भक्त दूर दराज से आए हैं रामलला का दर्शन करने के लिए उनको किसी भी तरह से असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान दिया गया है। अगर वीवीआईपी जाते हैं तो जो भक्त है वो भी दर्शन करते रहेंगे, लेकिन जिस दौरान जो चाहे गर्भगृह हो या राम दरबार का जो प्रथम तल है वहां पर जिस समय प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे कुछ क्षण के लिए केवल दर्शन रोका जाएगा। उनके निकलते ही तुरंत फिर सुचारू रूप से जैसे दर्शन होता है वो दर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक जो सुरक्षा का एक खाका खींचा गया है उसके अनुसार जो है तैयारियां कर ली है। यानी कि अगर ये कहा जाए तो प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और बाकायदे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सारी कर ली गई है कि जिससे कि एक तरफ सुरक्षा भी बरकरार रहे और दूसरी तरफ जो वीवीआईपी जा रहे हैं इसके साथ जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से असुविधा ना हो।
जी धन्यवाद संजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूरी व्यवस्था है, तैयारियां हैं और अब कुछ ही समय के बाद मॉरिशस के पीएम अयोध्या पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेपाल की, जहां पर तख्ता पलट हो गया है। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पिछले कुछ दिनों से नेपाल जल रहा है। जेंजीज के गुस्से को डर से खुद ओली कहीं छिप गए हैं और अब नेपाल का क्या होगा अभी तस्वीर साफ नहीं है। आर्मी ने कमान संभाल ली है, चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान तैनात हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की कवायद भी हो रही है। तो नेपाल के अंतरिम मुखिया के लिए सुशीला कार्की का नाम भी रेस में सबसे आगे है। हालांकि अभी फाइनल मोहर नहीं लगी है। नेपाल के आर्मी चीफ लगातार अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। नेपाल में सब कुछ स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी नेपाल में सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। तो नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ शुरू हुए युवाओं के आंदोलन ने देश की राजनीति को झकझोर दिया है। राजधानी काठमांडू से लेकर कई शहरों में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। तो संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थानों से लेकर नेताओं के घरों में आगजनी हुई। हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कई मंत्रियों को देश छोड़ना पड़ा। हालांकि अब हालात काबू में लाने के लिए सेना सड़कों पर उतरी है और शांति बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। अब ऐसे में नेपाल की कमान कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरी सहयोगी किरण से, जो कि न्यूज रूम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेपाल में जो हालात हैं वो सामान्य नहीं है और अब जो बड़ा सिलसिला है वो होगा पीएम की खोज को लेकर, यानी कि कई नाम सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या माना जा रहा है, कब तक ये निर्धारित हो पाएगा कि अगला अंतरिम पीएम कौन होगा? बिल्कुल, इसको लेकर के कवायद जो है वो गीतों शुरू कर दी गई है और पहले से ही हमने देखा है कि सबसे पहले नाम जो है वो बालेंद्र शाह का आता है। जेंजी के काफ़ी लोकप्रिय एक तरह से उनके बीच में है और ऐसे में बालेंद्र शाह जब पीछे हट जाते हैं उसके बाद सुशीला कार्की, और देखिए सुशीला कार्की का नाम ऐसे ही सामने नहीं आया था, बल्कि ऑनलाइन एक तरह से वोटिंग जो है की गई थी, जिसमें 5000 से ज़्यादा जो जेंजीज है, युवा है, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को वोट मिला या नंबर्स मिले तो वो सुशीला कार्की को मिले, जिसके बाद से लगातार चर्चा का दौर ये चल रहा था कि सुशीला कार्की ही जो है आने वाले दिनों में नेपाल की कमान संभालेंगी, अंतरिम वो प्रधानमंत्री जो है वो बन सकती हैं। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि जेंजीज की और भी कई सारी मांगे थी और उन मांगों को पूरा करने को लेकर के जो है वक्त लग रहा था। इन सब के बीच में देखिए घिसमा जो है उनका नाम भी जो है वो सामने आ गया है। कुलमान जो है उनका नाम यहाँ पर सामने आया, घिसिंग की नाम जो है वो सामने आया है और अब जो है पूरी तरह से टक्कर जो है वो घिसिंग और सुशीला कार्की के बीच में है। देखिए घिसिंग जो है वो इंजीनियर रहे हैं और ऐसे में वो भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं लोगों के बीच में, जेंजीज के बीच में। अब ऐसे में उनको भी यहाँ पर जो है अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इस बीच में जो खबर गीतू आई है सामने में कि संविधान के दायरे में रह करके जो है जो राष्ट्रपति है उन्होंने कहा है कि संविधान के दायरे में रह करके अंतरिम पीएम जो है वो खोजा जाएगा। और इसी के साथ जो मीडिया एडवाइजर है शेखर अधिकारी, उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि बैठकों का दौर लगातार जारी है और जो भी समाधान होगा वो संविधान के दायरे में रह करके होगा। ऐसे में देखिए जेंजीज भी यही चाहते हैं, युवा भी यही चाहते हैं जो प्रदर्शनकारी है कि सब कुछ जो है वो संविधान के तहत हो, लोकतंत्र के मुताबिक हो और ऐसा होना ही चाहिए। यहाँ पर किसी तरह से राजशाही वापस नहीं आनी चाहिए या फिर भ्रष्टाचार, करप्शन जिसको लेकर के इतना बड़ा हल्ला बोल हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर बंद होना चाहिए। अब यही मांग है और ऐसे में देखिए सुशीला कार्की का नाम अभी सबसे आगे जो है वो रेस में है, घिसिंग का नाम उसके बाद जो है अब आ रहा है, जबकि दौड़ जो है दोनों के बीच में ही चीजें चल रही हैं। इन सब के बीच में आपको ये भी हम बताएं कि अभी भी कई सारे पेंच जो है फंसे हुए। जेंजीज का ये भी मांग है कि जो है अंतरिम पीएम आने वाले दिनों में यानी बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर में जो है चुनाव भी अगला कराए और वो चुनाव जो है पूरी वोटिंग प्रक्रिया जो है संविधान के तौर पर हो, लोकतंत्र के तौर पर हो और फिर हमें अपना नया प्रधानमंत्री जो है वो मिल जाए। ऐसे में 5 से 6 महीने का वक्त जो है वो देने की बात यहाँ पर जेंजीज की तरफ से की जा रही है। कहा जा रहा है कि टाइमलाइन आपको यहाँ पर बांधना ही होगा और जब आप टाइमलाइन बांधेंगे तभी चीजें जो है वो सुचारू तौर पर चल पाएंगी। देखिए गुस्सा है, नाराजगी है,
थमने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा जो है उनके लिए एक तरह से कहे कि नाराजगी की वजह बना है। जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा कि उनके जो मंत्री हैं, उनके जो बच्चे हैं, किस तरह से बिल्कुल विलासिता की एक जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। ऐसे में उनका ये गुस्सा कि हमारे पास तो रोजगार नहीं, हम गरीबी के दायरे में आते हैं, हम गरीबी में जीने को मजबूर हो गए, हमारी तरफ कोई ध्यान जो है वो दिया नहीं जा रहा है और इसलिए ये सड़कों पर इस तरह का गुस्सा फूटा है। इस बीच में देखिए जो पहले के यहाँ पर ये राजा थे, उनके तरफ से भी एक बयान जो है वो सामने आ गया। देखिए पूर्व राजा का एक संदेश भी सामने आ गया है। बीबी शाह का ये कहना है कि ये जो हुआ वो गलत हुआ। उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए ये पूरी जानकारी जो है साझा की। जानकारी के साथ उन्होंने इस पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि जितने भी हमने अपने भाइयों को खोया है वो सभी के प्रति हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और इस निंदनीय घटना के जिम्मेदार हैं। उसके लिए एक कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए बीबी शाह का सामने आना, पूर्व राजा रह चुके हैं लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर जिंजीज नहीं चाहते हैं कि राजशाही वापस से आ जाए, डिक्टेटरशिप वापस से आ जाए। हमने जो लोकतंत्र को पाया है उसी लोकतंत्र को हमें आगे लेकर के जाना है, इसलिए बिल्कुल भी पीछे कदम उठाने को तैयार नहीं है यहाँ पर युवा। उनका यही कहना है गीतू कि देखिए हमें जो है चाहिए कि लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जो है हमें हमारा प्रधानमंत्री मिले जो हमारे लिए सोचे, जो हमारे देश के लिए सोचे, जो विकास और के उसी रास्ते दिशा पर में ये चलता काम आगे बढ़ भी रहा है। किरण, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश से राज्य के अलग अलग जिलों में भारी नुकसान हुआ है। भूस्खलन और बाढ़ की वजह से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित करीब 577 सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दी गई हैं। मौसम विभाग की ओर से इस हफ्ते के अंत में राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। वहीं हफ्ते के आखिरी तक राज्य के चंबा, कांगड़ा और मंडी में भारी से भारी बारिश की वजह से अलग अलग इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से बंद राष्ट्रीय राजमार्गों में अटारी लेह मार्ग, औट सेंज मार्ग और अमृतसर भोटा मार्ग शामिल है। राज्य के अलग अलग जिलों में 577 सड़कें बंद हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 213 सड़कें कुल्लू में बंद है, जबकि मंडी जिले की 154 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद है। तो राज्य में 20 जून को मानसून की शुरुआत हुई थी। मानसून की शुरुआत के बाद से बारिश से संबंधित घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में कुल 380 लोगों की जान जा चुकी है। तो राज्य को अब तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 4,306 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य के अभी भी 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं। प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हर साल तबाही हो रही है। पहाड़ों पर पिछले 30 सालों में बारिश की घटनाओं में 200% तक बढ़ोतरी हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार पहाड़ों पर आफत बरसी हुई है और आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में फिलहाल किस तरह का अलर्ट है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट की बात हिमाचल के लिए कही जा रही है, यानी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। गीतू देखिए, न केवल पहाड़ी इलाकों में बल्कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी हालात बहुत बद से बदतर हैं। क्योंकि मैं इसमें पंजाब के बमियाल इलाके में हूं और मेरे पीछे अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये देखिए खेत किस तरीके से बाढ़ जो पंजाब में आई है उससे तबाह हो चुके हैं। और इस खेत के अंदर अब हालांकि पानी जो है वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया है, लेकिन मुश्किलें जो है यहाँ पे और बढ़ना शुरू होंगी। अगर आप खेत में देखेंगे तो करीबन 3-3 फुट तक जो है वो रेत यहाँ पर आकर, जो नदियों से निकलकर रेत आई है वो यहाँ पर जम चुकी है। और अब यहाँ जो अभी की फसल थी, यानी कि जो धान की फसल थी, वो तो पूरी तरीके से तबाह हुई है। लेकिन अब आने वाली जो गेहूं की फसल लगानी होगी, तब जब तक ये पूरी तरीके से रेत यहां से हटाई नहीं जा पाएगी, तब तक यहां से अगली फसल की जो है वो बुआई नहीं हो पाएगी। जहां पर मैं खड़ा हूं ये सड़क हुआ करती थी, लेकिन सड़क जो है अब किस तरीके से दलदल में तब्दील हो चुकी है। यहां पर मोटी परत रेत और मिट्टी की जो है बिछ चुकी है। ना यहां पर पैदल चला जा सकता है, ना ही यहां पर गाड़ी से जो आ सकता है। ठीक सामने ही आप देखेंगे पॉपुलर का बाग लगा हुआ है। इस बाग में भी कितनी मोटी परत जो है वो रेत की पूरी जमी हुई है। और इस रेत को हटाने में ही बहुत ज्यादा खर्चा और बहुत ज्यादा मेहनत के साथ साथ में बहुत ज्यादा समय जो है वो लग जाएगा। जब तक ये रेत पूरी तरीके से खेतों से हटाई नहीं जाएगी, तब तक यहां पर अगली फसल की बुआई जो है वो नहीं हो पाएगी। ये सीजन जो है वो तो पूरा खराब हुआ ही हुआ है किसानों का।
लेकिन जो अगर आप देखेंगे तो अगला सीजन जो आने वाला है जिसमें गेहूं की फसल की बुआई होनी थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और अब जिस तरीके से पहाड़ों में दोबारा से बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो उत्तराखंड का इलाका हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश का इलाका हो, तो वहां से जब पानी पहाड़ों पर बरसेगा तो निश्चित रूप में नदियों के माध्यम से वो मैदानी इलाकों में ही आएगा। फिर चाहे वो सतलुज नदी हो, घग्गर नदी हो, व्यास नदी हो, रावी नदी हो, जिस नदी के किनारे में अभी यहाँ पर खड़ा हूं, जो ये इलाका है रावी का तट का इलाका है, और यहाँ पर किस तरीके से नुकसान जो है वो बाढ़ ने पहुंचाया है। ये अभी शुरुआत है जो जम्मू के साथ लगता हुआ बॉर्डर का इलाका है। यहां से आगे जब आप अमृतसर की तरफ जाएंगे, चाहे वो डेरा बाबा नानक का इलाका हो, चाहे वो अमृतसर का इलाका हो, अजनाला का इलाका हो, इसके साथ में फजिल्का का इलाका हो, जो पूरे इलाके हैं जिस तरीके से बाढ़ ने कोहराम मचाया है पंजाब के भीतर, वो तबाही जो है वो अगर आप देखेंगे तो जो है समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा तबाही यहां पर हुई है। हालांकि पानी जो है वो धीरे धीरे यहां पर आप देखेंगे उतरना शुरू हो चुका है। पहले यहां पर आज से करीबन 4-5 दिन पहले 5-5, 6-6 फुट तक पानी हुआ करता था। जो घास आप पेड़ों के पास लगी हुई देख सकते हैं, ये पूरा जो है वो इलाका डूबा था और यहां पर नाव से ही आप जो है वो आवागमन कर सकते थे। ठीक सामने में अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए ये जो घर बने हुए हैं सामने, ये घर पूरी तरीके से पानी में डूब चुके थे और आज भी अगर देखेंगे तो इनके सारा सामान जो है वो बाहर है, क्योंकि घरों के अंदर इतनी ज्यादा रेत जमा हो गई है। ठीक सामने एक यहाँ पर घर देखिए, घर के अंदर जो भी सामान यहाँ पर रखा हुआ था वो सामान जो है वो यहाँ पर बाहर अब सुखाने के लिए लगाया गया है। और लगातार अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये सिर्फ एक इलाके की नहीं बल्कि पंजाब के करीबन 23 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुए थे। और जहां तक आपकी नजर जाएगी, बाढ़ के पानी ने कोहराम मचाया हुआ है, फसलों को बर्बाद किया है, और न केवल इस सीजन की फसल बल्कि जो अगले सीजन की फसल है उसको भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। गीतू जी बिल्कुल रमन, और जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा नुकसान हुआ और आने वाले दिनों में भी राहत नहीं है, ये चिंता की बात ज्यादा है कि अभी 3 दिन और अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बाढ़ और बारिश अभी और परेशान कर सकती है। धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए।